नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। तारीख याद रखिए, 10, 11 और 12 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार। कांग्रेस पार्टी ने अपने सारे सांसदों को कहा है पार्लियामेंट में जरूर रहना है। अब एक बात आप सोच रहे होंगे कि कांग्रेस तो संसद चलने नहीं दे रही, तो फिर 3 दिन के लिए कांग्रेस अपने सांसदों को पार्लियामेंट में मुस्तैदी से रहने का ऑर्डर क्यों दे रही है। दरअसल खबर यह मिली है कि सरकार इन 3 दिनों में कोई बहुत इंपॉर्टेंट बिल पास कराने वाली है और अभी तक इंडिकेशन मिले हैं कि सरकार एफसीआरए बिल लाएगी और सोमवार से बुधवार के बीच इस बिल को पास भी कराएगी और यह बिल अमित शाह ला सकते हैं। इसके बाद अमित शाह की स्पीच भी पार्लियामेंट के अंदर होगी। शुक्रवार का दिन बहुत ही हलचल भरा रहा, घटनाक्रम बहुत तेजी से बदले। ब्रेकफास्ट से पॉलिटिकल मीटिंग शुरू हुई और अब डिनर का वक्त आ गया है। नई दिल्ली में खबर गर्म है कि कुछ बड़ा होने वाला है और राहुल गांधी भी कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राहुल का अगला टारगेट अमित शाह थे और थोड़ी देर पहले अब वो नितिन गडकरी के पीछे पड़ गए हैं। नितिन गडकरी की फाइल खोलकर बैठ गए हैं। फ्राइडे की इस पॉलिटिकल थ्रिलर की एक एक ऑडियो वीडियो फुल डायलॉग्स के साथ वॉल्यूम बढ़ाकर देखिए और सुनिए। मोहन भागवत जी, भागवत होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, RSS is Home Minister of India, तो प्राइम मिनिस्टर आल्सो। मोहन भागवत है। मोदी कुछ नहीं करेंगे। मोहन भागवत जी, अमित शाह पार्लियामेंट में भी नहीं आएंगे। मोहन भागवत, प्रधानमंत्री मोहन भागवत, गृह मंत्री, मोहन भागवत जी, मोदी सरकार, मोहन भागवत जी, मोहन भागवत जी, मोहन भागवत जी, मोहन भागवत जी कहाँ थे? मोहन भागवत जी, भागवत कह रहे हैं। मोहन भागवत जी एब्सेंट 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 एब्सेंट। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अब इन्हीं 3 नामों पर राहुल, अखिलेश, उद्धव, ममता सारे के सारे गए अटक। मोदी सरकार विरोधी गुट लेकर आया नई स्क्रिप्ट। अब इसमें मोदी शाह के अलावा आरएसएस चीफ मोहन भागवत का नाम फिट। मोहन भागवत जी, मोहन भागवत है। यही मोहन भागवत जी, मोहन भागवत जी, मोहन भागवत जी, मोहन भागवत जी, मोहन भागवत, मोहन भागवत जी, मोहन भागवत, मोहन भागवत, मोहन भागवत जी, मोहन भगत, मोहन भागवत जी, 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 मोहन भागवत जी। कांग्रेस की टाइमलाइन पर मोदी, शाह और भागवत। समाजवादी पार्टी की टाइमलाइन पर भी बीजेपी और आरएसएस। जंतर मंतर और चढ़ावा चोरी से आगे की लड़ाई अब जेन जी के बहाने मोहन भागवत पर आई। मोदी के सियासी दुश्मनों का हमला पहुंचा ऑल टाइम हाई। राहुल सर, आप प्रयागराज आ रहे हो ना? राहुल के दिमाग में हर रोज एक नया पर्चा चल रहा है। शनिवार को राहुल एक और पर्चा लेकर आने वाले हैं। 8 अगस्त शाम 5 बजे राहुल प्रयागराज पहुंचने वाले हैं और इस बार छात्रों के नाम पर ऑफिशियली 2027 वाले यूपी चुनाव का सियासी एजेंडा चलाने वाले हैं। मोदी के सियासी दुश्मनों का पिछले 19 दिन का पैटर्न नोट कीजिए। पैटर्न नंबर 1, जंतर मंतर के नाम पर दिल्ली में संसद के भीतर और बाहर नॉन स्टॉप हंगामा, शोर शराबा और अमित शाह इस्तीफा दो का नारा। पैटर्न नंबर 2, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बहाने मोदी, योगी और आरएसएस पर निशाना। और पैटर्न नंबर 3, छात्रों की गूंज के बहाने देश की जेन जी को मोदी सरकार के खिलाफ उकसाना, बहकाना, भड़काना और चुनाव में उसका फायदा उठाना। अब इसमें एक और चैप्टर जुड़ा है, वो चैप्टर है आरएसएस वाला। जब से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन की है, तब से मोदी विरोधी खेमा मानो जैसे तिलमिला उठा है। राहुल ने अचानक से इंस्टाग्राम पर सवालों के जवाब दे दिए, प्रयागराज आ रहा हूं वाला मैसेज पोस्ट कर दिया। अखिलेश ने पीडीए शिखर अभियान लॉन्च कर दिया, युवाओं के हाथ में लाल झंडा पकड़ा दिया। और इन सबके बीच दिल्ली में कांग्रेस और सपा के सांसदों को मोहन भागवत के पीछे लगा दिया गया। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ सियासी बयानबाजी के लिए लगा दिया गया। आरएसएस कह रहा है कि इनकी मांगे जायज है, तो स्वीकार क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं अमित शाह आके सदन में माफी मांगे, प्रधानमंत्री माफी मांगे? जो केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो।
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। रंजीत के साथ हुआ, अगर वो ईमानदार है। जीएनजी से जब बीजेपी की सरकार घबरा गई है तो मोहन भागवत जी को वो संभालने के लिए लगा दें। जब ये बिल्कुल फंस जाते हैं तब आरएसएस की शरण में जाते हैं। गद्दी छुड़वा के ही छोड़ेंगे और जब तक गद्दी नहीं छुड़वा लेंगे तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी है। मैं मोहन भागवत जी से कहूंगा, आखिर जब आप ही के अनुयायी, आप ही के अधीनस्थ, आप ही के समर्थक हमारे बच्चों पर, जेएनजी पर ये आरोप लगा रहे थे, तब आप किस निद्रा में थे? आखिर उनको क्यों नहीं टोका? आखिर कितने भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के कैडर पे आपने कार्रवाई की या कराई? आरएसएस का चरित्र ऐसा है कि ये पानी में कंकर फेंक के देखते हैं कि उसमें कितनी तरंगे उत्पन्न हो रही हैं, तो उसके हिसाब से ये एक कदम आगे बढ़ते हैं, 100 कदम पीछे हटते हैं। तो इनका पीछे हटने का, माफी मांगने का एक गौरवशाली इतिहास है माफी मांगने का। तो और मोहन भागवत जी से हम जानना चाहेंगे कि आप किस कैपेसिटी में ये चीज कह रहे हैं। क्या मोहन भागवत जी ये साहस दिखाएंगे कि वो अपनी सरकार को, जिन्होंने जुल्म किया है और जो गृह मंत्री राज्यसभा तक आने से इनकार करते हैं, वो पहले उनको नसीहत देंगे, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को? तो पहले अपना घर ठीक करिए, अपनी मानसिकता ठीक करिए, फिर उसके बाद ज्ञान बांटिए। मोहन भागवत जी, उनसे प्रार्थना है, आपके साथ में जो बैठे हैं ना, उनको पहले शिक्षा दे दो। उनको शिक्षा की जरूरत है, उनको शिक्षा की जरूरत है। देश को विघटन करने वाले बयान और कार्य आपके सब लोग कर रहे हैं, वो पहले रोको। आज मोदी और मोदी विरोधियों के बीच का फर्क भी समझिए। मोदी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स में यकीन रखते हैं, विरोधी हर वक्त डिस्ट्रक्शन वाले मोड में ही रहते हैं। 19 दिन से विपक्ष संसद को ठप किए बैठा है, बैनर पोस्टर लेकर ही घूम रहा है। और इन सबके बीच आज नरेंद्र मोदी ने एनडीए में शामिल हुए टीएमसी के रेबेल सांसदों, शिवसेना यूबीटी के रेबेल सांसदों से 1-to-1 मीटिंग की है, ब्रेकफास्ट पर चर्चा की है। मोदी ने इन मुलाकातों में सियासत की बात नहीं की है। मोदी ने एनडीए में शामिल हुए नए सांसदों से डेवलपमेंट की बात की। मोदी ने इन सभी सांसदों को मैसेज दिया है कि चिंता की बात नहीं, मैं आपके साथ हूं। टीएमसी और उद्धव सेना के बागी सांसदों से मोदी ने साफ कहा कि विपक्ष के हंगामे के बावजूद संसदीय बहस में एक्टिव रहें, पार्लियामेंट आते रहें। इस मुलाकात में मोदी ने विपक्ष की सोच को भी एक्सपोज किया है और एनडीए के नए सांसदों से साफ साफ कहा है कि कांग्रेस, सपा और लेफ्ट के हंगामे की वजह से नए सांसदों को सदन में बोलने का मौका नहीं मिल पा रहा, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मोदी ने जो दूसरा मैसेज दिया है वो ये है कि विरोधियों के हंगामे के बावजूद अपने अपने काम पर फोकस करें, अपने अपने राज्यों के लिए काम करें और जब भी जरूरत महसूस हो तो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क करें। हम लोग अभिभूत हैं उनका ज्ञान देख के, और उन्होंने जैसे हमारे साथ बर्ताव किया, हमें एक्सेप्ट किया और कहा कि जो 20 साल से एनडीए में है, जो 1 साल है, सब हमारा परिवार है, एकजुट काम करेंगे। सभी लोग आए थे जो जो एनडीए में नए शामिल हुए हैं। हमारे महाराष्ट्र से जो शिवसेना के सांसद है अभी हमारे साथ जुड़े हुए, वो भी सभी सांसद हम थे। महाराष्ट्र के हमारे सभी सांसदों की उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से हमसे बातचीत की और उन्होंने हमें कहा कि हम आपके साथ हैं महाराष्ट्र के विकास के लिए। प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री जी की तरह नहीं, लेकिन एक कुटुंब प्रमुख की तरह, एक फैमिली मेंबर की तरह हमसे बातचीत की। उन्होंने बहुत अच्छी सलाह हमें दी। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमसे यही बात की कि सदन चलना चाहिए, क्योंकि सदन ये सर्वोच्च व्यासपीठ है जहाँ पे जनता के हित के निर्णयों की चर्चा हो सकती है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से हल्ला गुल्ला शोरगुल मचाकर रोज सदन बंद कर रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने चिंता जताई और उन्होंने ये कहा कि इस वजह से जो प्रतिभाशाली नए सांसद आए हैं उन्हें हम सुन नहीं पा रहे हैं, उन पर अन्याय हो रहा है, तो सदन चलना चाहिए और सदन में देश के मुद्दों की चर्चा होनी चाहिए। बहुत अच्छा है कि पहले बार हम एनडीए का सदस्य होने के नाते हम पीएम साथ मिलने गया एवं बहुत अच्छा बात भी बोला। पीएम का हाथ कौन कौन जोगा करता है, हाथ उठाओ। और 40 साल उम्र हो जाने के बाद जरूर एक बार बॉडी चेक जरूर कराना।
और ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को डेवलपमेंट के बारे में बहुत कुछ कहा। उनका जो सपना है उसको पूर्ण करेंगे। पीएम साहब से जब मुलाकात हुई उन्होंने यही बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आइए, अटेंड करिए और आप समझिए कि पार्लियामेंट पूरा देखिए, समझिए और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और क्या आप चेंज ला सकते हैं उसके बारे में ज़रूर आप सदन में विषय में बात करिए। और एक जो यहाँ का नियम है, जो उस मर्यादा में रह के हमेशा जो है वो बात रखनी है और करनी है। बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है, तो वो मार्गदर्शन है हम सबके और बहुत मज़ा आया। और ये सब वाक़ई वाली बात है हमारे कि हम सबको बुलाया, मिले और जो उनके साथ थोड़ा भी टाइम आप रह जाते हो तो वो बड़ा पॉजिटिविटी फैल जाती है आप में। यही है मोदी के कंस्ट्रक्टिव स्टाइल और विरोधियों के डिसरप्टिव यानी हर काम में बाधा डालने वाले अप्रोच का फर्क। मोदी नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते, विपक्ष के हंगामे के बावजूद काम पर फोकस करते हैं। तभी तो किसी जमाने में मोदी का विरोध करने वाले भी अब मोदी के साथ ही काम करने में दिलचस्पी दिखाते हैं। इसी पैमाने पर आप विपक्ष की नेगेटिव पॉलिटिक्स देखिए। वो 19 दिन से संसद के अंदर और बाहर सिर्फ स्टंटबाजी में ही बिजी हैं। मोदी से नफरत ऐसी कि लोकसभा और राज्यसभा के भीतर देश से जुड़े मुद्दों का रास्ता रोक कर बैठी है। और संसद के बाहर अमित शाह इस्तीफा दो। अमित शाह कहां है? चंदा चोर गद्दी छोड़, बस इन्हीं नारेबाजी पर अटकी है। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। और आज इसमें एक नए पोस्टर की एंट्री हुई है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस की पार्टियों के सांसद आज एक अटेंडेंस शीट लेकर आए थे। शीट पर अमित शाह का नाम लिखा था और नीचे 21 जुलाई से 7 अगस्त की तारीख तक एब्सेंट वाला टेक्स्ट चिपकाया गया था। लेकिन जो विरोधी शाह का एब्सेंट वाला पर्चा लेकर घूम रहे हैं, लगता है उन्होंने संसद के भीतर अमित शाह की एंट्री की आज की तस्वीरें नहीं देखी। अमित शाह हर रोज की तरह आज भी संसद पहुंचे, लेकिन कांग्रेस ने अमित शाह का यह वीडियो नहीं घुमाया। कांग्रेस ने यह पोस्टर बनाया और सोशल मीडिया पर ऐसे कैप्शन के साथ भ्रम फैलाया जैसे अमित शाह विपक्ष के डर के मारे संसद नहीं आ रहे हैं, विपक्ष के सवालों का जवाब देने से घबरा रहे हैं। लगता तो नहीं है, मुझे लगता है कि वो आने से डर रहे हैं, किसी वजह से नहीं आ रहे हैं। आना चाहिए, जवाब देना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए, इसमें क्या बात है। कुछ हुआ है, गलत हुआ है तो जिम्मेदारी लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जाने के लक्षण आज भी गृह मंत्री नहीं है, उनसे संबंधित दिन है पर नहीं है। प्रधानमंत्री तो जैसे सदन की तरफ देखना नहीं चाहते। ये सब भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। मोदी विरोधी इकोसिस्टम, अमित शाह वाला जो सवाल संसद के बाहर और सोशल मीडिया पर पूछ रहा था, वही सवाल वो संसद के भीतर भी पूछता दिखा। 11 बजे लोकसभा स्थगित होने के बाद दोपहर 12:15 बजे का ये फ्रेम देखिए। विपक्ष के सारे सांसद अपनी सीट छोड़कर सीधे वेल में जा पहुंचे। कई विपक्षी सांसद तो सत्ता पक्ष वाले साइड जाकर भी खड़े हो गए। सेम टू सेम इसी का रिपीट टेलीकास्ट राज्यसभा में दोपहर 12:03 पर हुआ। नीचे की ओर गौर से देखिए, विपक्षी सांसद कैसे राज्यसभा में सभापति के ठीक सामने हाथ ऊपर उठाकर काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके ठीक 1 मिनट बाद का फ्रेम देखिए, 12:04 पर पूरा विपक्षी खेमा वेल में कूद गया, जबरदस्त तरीके से नारेबाजी करने लगा। विपक्ष सुनने को राजी नहीं था। वो अमित शाह सदन में आओ की डिमांड कर रहा था, शाह के इस्तीफे की मांग कर रहा था। मगर आज केंद्रीय मंत्री रिजिजू के एक जवाब ने पूरे विपक्ष के एजेंडे को पंक्चर कर दिया। कुछ नहीं बोल रहा, आपसे यही विनती करूंगा, लेडी होम मिनिस्टर सदन में आए, स्टेटमेंट करे। इसकी बात आपने
कही थी, लेकिन आपके बात को भी वो मर्यादा नहीं कर रहे, आपको अपमान कर रहे, इस हाउस को अपमान कर रहे, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन नहीं दिया चेयर से। मैं रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं, पार्लियामेंट के समय सुबह से लेकर के देर रात तक होम मिनिस्टर पार्लियामेंट में ही रहते हैं। सदन में जिसका बिजनेस होता है वही मंत्री जवाब देता है। ऑपोजिशन तय नहीं करेगा कौन सा मंत्री का कब आना है, ये ऑपोजिशन पार्टी तय नहीं करते हैं। ये गलत फहमी, यहाँ देश को भ्रमण करने के लिए गलत बातें सदन में नहीं कर सकते हैं। आप लोग नाराबाजी करके तुरंत चले जाते हैं पार्लियामेंट छोड़ के, लेकिन होम मिनिस्टर सुबह से लेकर देर रात तक पार्लियामेंट में ही रहता है, देश का संचालन करता है। और जब होम मिनिस्टर जवाब देगा आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या बात करते हैं, आप लोग को हिम्मत नहीं है, सिर्फ नाराबाजी करते हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह वो इंसान है जिसका नाम सुन करके सारे आतंकवादी उग्रवादी कांप उठते हैं। जिस दिन यहाँ चर्चा शुरू होगी, गृह मंत्री अमित शाह का जब यहाँ जवाब होगा, आप लोग सुन नहीं पाएगा। आप लोग क्या होम मिनिस्टर का नाम लेते हो। मोदी सरकार की तरफ से राहुल गांधी को कई बार समझाने की कोशिश की गई। राहुल ने हर बार कहा ठीक है, सबसे चर्चा करके बताता हूं, मगर राहुल ने हर बार गोल पोस्ट बदल दिया, शोर शराबे को ही चुना। नतीजा ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ा। के लिए स्थगित की जाती है। अब दिक्कत यह है कि इनके दिमाग में भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो एक धुन जब सवार हो गई है कि जो है वो बारिश में सब धुल रहा है तो हम जो है वो संसद के सत्र को भी धो डालेंगे, वॉश आउट कर देंगे। अरे भाई इस दिमाग इस सत्र इस सोच से बाहर निकलो, नहीं तो आप संसद का सत्र से वॉश आउट करते रहोगे और सड़क पे जनता आपको वॉश आउट करती रहेगी। ये जो छल छत्रप हैं ये जो है वो छात्रों के हितैषी नहीं है, नौजवानों के हितैषी नहीं है, बल्कि ये सत्ता लुलुफ सुल्तान है। और इनका सत्ता लुलुफ सुरूर और गुरूर जो है वो कभी छात्रों के जो है वो गूंज सुनाई पड़ने लगेगी, कभी अभी इन्होंने कह दिया है कि आस्क मी एनीथिंग, गूगल कहता है कि आस्क मी एनीथिंग, और ये जो है गुल्लू कहते हैं कि आस्क मी एनीथिंग। तो गूगल और गुल्लू के बीच में जो है वो कंपटीशन चल गया है कि आस्क मी एनीथिंग। तो ये जो इछल छत्रप लोग हैं ये समय समय पे नए नए प्रयोग करते रहते हैं और हर प्रयोग जो है वो पिटता रहता है। तो इसलिए इस तरह के पिटे हुए प्रयोग की प्रयोगशाला से बाहर इनको आना चाहिए। लेकिन लगता है राहुल गांधी का मन अभी भरा नहीं है। 19 दिन तक देश की संसद को ठप करने के बाद राहुल अब अपने अगले प्रोजेक्ट की तैयारी में लग गए हैं। एक नया आंदोलन खड़ा करने की फिराक में हैं। इसमें भी 2 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 प्रयागराज, जहां शनिवार को राहुल पहुंचने वाले हैं, और चैप्टर नंबर 2 है E20 फ्यूल, जिसके बहाने राहुल ने एक नए किस्म की आग लगानी शुरू कर दी है। शुक्रवार शाम 6 बजे राहुल ने अपनी टाइमलाइन पर अचानक से अपनी गाड़ी का फ्यूल टैंक खोलने वाला वीडियो अपलोड किया। फ्यूल टैंक के भीतर झांका, इधर उधर देखा और फिर E20 फ्यूल पर यह कहकर एक नया भ्रम फैलाना शुरू कर दिया कि दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। ये E20 का जो मामला है ये बहुत केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। बड़ा इशू है। नॉर्मली हम कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, मगर ये दाल ही काली है। Brothers and sisters, this is a matter of sequencing. In any campaign, we have to decide the sequence of affairs. Our problem right now is that there is so much corruption that there's a huge line in what we have to sequence. Don't worry, this issue, we're going to take it up in a massive way, because this is destroying people's cars, destroying people's scooters, destroying people's lives, and literally is stealing directly from them.
राहुल का ये वीडियो आने भर की देर थी कि कांग्रेस के इकोसिस्टम ने उसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराना शुरू कर दिया। इसी से पता चलता है कि ये वीडियो अचानक नहीं बना, प्लान पहले से रेडी था। कांग्रेस के YouTube अकाउंट पर अपलोड हुए राहुल के वीडियो का कैप्शन पढ़ लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान, अमित शाह, नरेंद्र मोदी के बाद अब राहुल और उनकी पार्टी नितिन गडकरी के पीछे पड़ने वाली है। 53 सेकंड के वीडियो में राहुल की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यह है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में E20 को बहुत बड़ा मुद्दा बनाएगी। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जंतर मंतर, चढ़ावा चोरी, अमित शाह, मोहन भागवत और आरएसएस के बाद राहुल गांधी अगले हफ्ते से अपना 5वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं। E20 को मुद्दा बनाकर एक बार फिर मोदी सरकार पर संसद के भीतर और बाहर हमला करने वाले हैं। कांग्रेस ने अगले हफ्ते 3 दिनों के लिए अपने सभी सांसदों के लिए व्हिप भी जारी कर दिया है। नोट करने वाली बात यह है कि कांग्रेस ने ना सिर्फ अपनी पार्टी के सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है, बल्कि सहयोगी दलों से भी कहा है कि उनको भी व्हिप जारी करना चाहिए। मोदी सरकार ने अपने सभी सांसदों से कहा है कि वो अगले सप्ताह सदन में ही रहें। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मॉनसून सत्र के आखिरी के 4 दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। तो क्या मोदी सरकार अगले हफ्ते FCRA और परिसीमन बिल लाने की तैयारी कर रही है? कुछ तो होने वाला है। किरण रिजिजू ने आज इसका हिंट दे दिया है। वो सरकार तय करेंगे, वो व्यवस्था होता है। अभी तो बिल्स पारित हो रहे हैं। हाँ, हमारा 3 नए बिल आ रहे हैं, ट्राइब्यूनल्स वाला भी आ रहे हैं, हमारे पास माइंस एंड मिनरल्स वाला बिल्स भी आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स हमारे पास और है सरकार के पास, उसको भी हम लेके आ रहे हैं। एवरी बिल इज इम्पोर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट एंड एवरी बिल इज प्रायोरिटी। विच बिल इज टू बी ब्रॉट एट व्हाट टाइम, विच डे, आई कैन नॉट डेफिनेटली से। देखिए, डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। अब वो कहते हैं कि डिलिमिटेशन, वुमेन रिजर्वेशन को कांग्रेस विरोध करते हैं, तो ये तो एक तरीके से देश के महिलाओं के साथ धोखा है। तो सब मालूम है, हम लोग का कमिटमेंट को तो सब जानते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है कि महिलाओं को उनका अधिकार देके हम रहेंगे, और कांग्रेस इसको बार बार विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस को झेलना पड़ेगा ये महिला विरोधी होने का। तो कमर कस लीजिए। 19 दिन तक संसद के बाहर विपक्ष ने जो भी सियासी स्टंट किया, जो भी पॉलिटिकल ड्रामा किया, उसका क्लाइमैक्स अगले हफ्ते देख सकता है। अमित शाह कहां है, ये पूछने वाले नोट कर लें। पिक्चर अभी बाकी है, शाह का जवाब आना बाकी है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान और तुर्की के साथ एक डिफेंस पैक्ट पर साइन कर दिया है। अब एक देश पर हमला 3 देशों पर हमला माना जाएगा। सऊदी अरब पर अब अगर ईरान हमला कर दे तो पाकिस्तान और तुर्की युद्ध में कूद पड़ेंगे। ईरान ने इस पर पहला रिएक्शन देते हुए कहा कि पेपर एग्रीमेंट से कुछ नहीं होता। हूती ने आज सऊदी अरब की नजरान सिटी पर बहुत बड़ा हमला किया। सऊदी के समर्थन वाली यमनी सेनाओं पर भी हूती ने ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले किए। खाड़ी में दुबई से लेकर सऊदी के रियाद, जेद्दा, जिजान, कोई भी शहर सेफ नहीं है। कभी हूती मार रहे हैं तो कभी इराक से फायर आ रहा है। अरब देशों के बड़े बड़े शहरों में बारूदी तबाही मची है। दुबई 20 मिनट में 7 धमाकों से थर्रा उठा। सऊदी अरब की नजरान सिटी धू धू कर जल रही है। हूती ने सऊदी अरब का शहर जला दिया है। सऊदी अरब के 5 बड़े पोर्ट हिट हो चुके हैं। जेद्दा पोर्ट, यानबू पोर्ट, जीजान पोर्ट, अल शुकाक पोर्ट, रास तनूरा पोर्ट। यमन की राजधानी सना सिटी में भीषण बमबारी हुई है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में बस को बम से उड़ा दिया गया है। कुवैत, ओमान, बहरीन में ड्रोन हमलों की बाढ़ रुक नहीं रही।
ये सब तब हो रहा है जब ईरान अमेरिका के बीच हमले बंद हैं, तो फिर अरब के बड़े बड़े शहरों को कौन जला रहा है? इसकी एक एक डिटेल बताएंगे। पहले सऊदी किंगडम का जलता हुआ शहर देख लीजिए। यह सऊदी अरब की नजरान सिटी है, यमन के बॉर्डर पर बसी है। ईरान के प्रॉक्सी रेजिस्टेंस ग्रुप हूती ने नजरान पर दनादन मिसाइलें फायर कर दी हैं। शहर में सायरन का शोर गूंज रहा है, जान बचाने के लिए लोग भाग रहे हैं। तभी मिसाइलें गिरनी शुरू हो जाती हैं। सऊदी अरब का एयर डिफेंस उन्हें रोक नहीं पाता। कुछ मिनटों में ही शहर में चारों तरफ आग लग जाती है। मिसाइल फटने के बाद आग के शोले ऐसे उठ रहे हैं जैसे जंगल में बड़ी आग लगी हो। सऊदी अरब के शहर को जलाने वाला कोई इजराइल या अमेरिका नहीं, यमन के हूती हैं। हूती ईरान के इस्लामिक रिजीम के सहयोगी हैं। सबसे बड़ी बात, हूतियों ने सऊदी अरब पर इतना बड़ा हमला अचानक नहीं, चोरी छुपे नहीं, पहले से बताकर किया है। हूतियों ने सऊदी पर हमला ऐसे वक्त में किया है जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों सऊदी अरब में हैं। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने मुनीर और शहबाज को एक रिपोर्ट दी है। सऊदी अरब पर हमले इराक के शिया मिलिशिया, यमन के हूती ने कोऑर्डिनेशन में किए हैं। कोऑर्डिनेशन का काम ईरान की IRGC ने किया है। सऊदी प्रिंस ने मुनीर को रिपोर्ट में यह भी बताया है कि आगे हमलों में IRGC डायरेक्ट शामिल होने वाला है। सऊदी अरब पर नॉर्थ और साउथ दोनों दिशाओं से हमले होने का खतरा है। सऊदी अरब के सिविलियन इलाके, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट और एयरपोर्ट में भी हमले हो सकते हैं। सऊदी अरब अब मुनीर और शहबाज से पूछ रहा है कि वो कैसे मदद करेगा। डिफेंस डील की शर्तों के हिसाब से युद्ध में मुनीर का एक्शन कब दिखेगा? पाकिस्तान आर्मी कब सऊदी अरब की तरफ से युद्ध में उतरेगी? पाकिस्तान ने सऊदी अरब की मदद के नाम पर अब तक सिर्फ हूतियों को एक बार धमकी दी है। इसके सिवा उन्होंने अगर कुछ किया है तो कटोरा फैलाने का काम किया है। जबकि हूती कभी सऊदी अरब के शहर जला रहे हैं, कभी जहाज तो कभी पोर्ट उड़ा रहे हैं। हूतियों ने सिर्फ सऊदी अरब में घुसकर ही नहीं मारा, यमन के जिस हिस्से में सऊदी समर्थक सरकार है वहां पर भी जमकर तबाही मचाई है। ये यमन का मारिब शहर है जहां सऊदी समर्थन वाली अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का कंट्रोल है। यहां मुस्तबा समर्थक हूतियों ने सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान समर्थक यमनी सरकार पर धावा बोल दिया है। हूतियों की राजधानी सना से मारिब की दूरी 120 किलोमीटर है। यहां सऊदी अरब की फोर्स तैनात है। मारिब में सऊदी फोर्स का कैंपस है। इसी कैंपस को हूतियों ने इस बार टारगेट किया है। यहां यमन की मान्यता प्राप्त सरकार के 30 जवान मारे गए हैं। कैंप को भारी नुकसान हुआ है। मारिब कैंप में 500 से ज्यादा जवान फंसे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए सऊदी अरब के पास काउंटर अटैक के अलावा कोई चारा नहीं बचा। हूतियों ने सऊदी समर्थक अल रोवैक, अल थनिया, अल अब्द, अल वदिया मिलिट्री कैंपों में भी ताबड़तोड़ हमले किए हैं। यमन की मान्यता प्राप्त सरकार की फर्स्ट और थर्ड इमरजेंसी डिवीजन को निशाना बनाया है। यमन ऐसा देश है जहां 5 अलग अलग गुट राज करते हैं। ईरान समर्थक हूती की राजधानी सना है और लाल सागर से सटे हुए हिस्से में इनका कंट्रोल है। जो हरा रंग देख रहे हैं, इतने छोटे से हिस्से में यमन की मान्यता प्राप्त सरकार का कंट्रोल है जो सऊदी समर्थक है। यमन के सबसे बड़े हिस्से में STC यानी सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल का कंट्रोल है जो UAE समर्थक है। अदन की खाड़ी के पास एक छोटे टुकड़े पर यमनी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स का नियंत्रण है। अरब सागर की तरफ वाले छोटे हिस्से का कंट्रोल हदरामी एलीट फोर्सेस के पास है। फिलहाल यमन में हूती के पास ही सबसे ज्यादा फौजी ताकत है। ईरान इन्हीं के जरिए सऊदी अरब को युद्ध में घसीटने की कोशिश कर रहा है। दुबई का जेबेल अली पोर्ट 20 मिनट में 7 धमाकों से थर्रा उठा। इनकी इंटेंसिटी इतनी तेज थी कि आसपास के रिहायशी इलाकों में कई मकानों की खिड़कियां टूट गईं। पोर्ट के एक हिस्से में आग लग गई। इन हमलों में अमेरिका का एक जहाज भी निशाना बना।